उत्तर प्रदेश के दो डिप्टी सीएम हैं, एक हैं ब्रजेश पाठक और दूसरे हैं केशव प्रसाद मौर्य। दिल्ली में सभी प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब इस बात की हलचल तेज है कि केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अटकलों की वजहें साफ हैं। यूपी में बीजेपी का खराब प्रदर्शन और इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह के पास ही जाती है। वहीं जेपी नड्डा का स्वास्थ्य मंत्रालय को संभालना और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना और ऐसी कई वजहें हैं। केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली में पिछले काफी दिनों तक रुकना पड़ा था। कई दौर की मीटिंग्स चली थी, सीएम योगी की बैठक में भी वो नहीं पहुंचे थे। अब ऐसे में सवाल तो उठता है कि आखिर कहां पर है केशव प्रसाद मौर्य और क्या कुछ चलने वाला है, उनको कोई क्या और बड़ा पद मिलने वाला है। चलिए इस वीडियो में इस सब पर बात करते हैं। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन 2019 लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में काफी खराब रहा है। बीजेपी ने 2024 में सिर्फ 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। यही आंकड़ा आप 2019 लोकसभा के चुनाव में देखें तो बीजेपी ने 62 और समाजवादी पार्टी ने मात्र 5 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। 2014 में भी मोदी लहर ही थी और बीजेपी ने 71 तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 5 और कांग्रेस ने मात्र 2 सीटें जीती थीं। लेकिन जानकार अब इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमजोर कैसे पड़ गई। बीजेपी हमेशा ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से डबल इंजन कही जाने वाली सरकार में सही तरह से बिजली नहीं पहुंच सकी। नए जमाने के इंजन तो बिजली से ही चलते हैं ना, इसीलिए हम इस बात को कह रहे हैं। खैर, अब बीजेपी की इस तरह की परफॉर्मेंस को शायद विपक्ष भांप चुका है। अखिलेश यादव जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। जब भी चुनाव प्रचार के दौरान उनसे सवाल पूछा जाता था कि आप उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं, तो अखिलेश यादव मुस्कुराते हुए कह देते थे कि बस क्योटो छोड़ दिए और बाकी की सीटें यहां पर विपक्ष जीत रहा है। क्योटो यानी कि वाराणसी। अब वाराणसी में भी देखें तो पीएम मोदी के जीत का मार्जिन भी काफी कम रहा है। इस बार मात्र 1.5 लाख वोटों से वहां पर पीएम मोदी जीते हैं। अजय राय कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे, जो अंतर 2019 में लगभग 4.5 लाख का हुआ करता था, और यहीं पर अब वो कम हो गया है। अयोध्या नगरी की बात करें तो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में वो आता है और यहाँ पर भी बीजेपी की हार हुई है। यूपी में इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और परिणाम काफी बेहतर नजर आए हैं। बीजेपी मंथन में जुटी हुई है कि आखिर कैसे यूपी में परफॉर्मेंस खराब हुई है। माना जाता है कि 272 का जादुई आंकड़ा पाने के लिए पार्टियों को उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है। यही वजह है कि बीजेपी की यूपी में खराब परफॉर्मेंस हुई है और इसकी वजह से बीजेपी 240 के आंकड़े पर सिमट कर रह गई है। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 36 सीटें मिली हैं तो इंडिया ब्लॉक को 43 सीटें मिली हैं और 1 सीट आजाद समाज पार्टी ने वहां पर जीती है। ये तो हमने आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझाया कि आखिर हुआ क्या है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में अब सवाल ये भी आता है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकें करना शुरू कर दिया है और बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, तो इस समय उनके डिप्टी सीएम कहां पर हैं? वो क्यों नहीं इस बैठक में शामिल हुए, खास करके केशव प्रसाद मौर्य? दरअसल पिछले कुछ दिनों में इस बात की हलचल थी कि दिल्ली में रहते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के बड़े नेता बीएल संतोष और जेपी नड्डा से मुलाकातें की हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना सकती है। वैसे इस रेस में कई और बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं और ओबीसी समुदाय से भी आते हैं। तो ये कुछ पहलू हैं जो केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में जाते हुए नजर आते हैं। 30 जून से पहले पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना होगा। नड्डा का कार्यकाल वैसे जनवरी में ही पूरा हो गया था, लेकिन चुनाव होने की वजह से इसको बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब जब जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंप दिया गया है तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जल्द ही चुन लिया जाएगा उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। तो इस पद की रेस में केशव प्रसाद मौर्य के अलावा महाराष्ट्र से राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी शामिल हैं। ये भी पिछड़े समुदाय से आते हैं। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी सामने आ रहा है। आप अगर देखें तो अनुराग ठाकुर को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है, उनका नाम भी है। सुनील बंसल का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन अब मजबूत कंटेंडर्स की लिस्ट में बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य के पास भी कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पर नजर आते हैं।
इनमें से पहला है कि वो देश के सबसे बड़े राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश से आते हैं और साथ में वो ओबीसी भी हैं। बीजेपी इस बार किसी पिछड़े वर्ग को ही अध्यक्ष बनाना चाहती है, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। संघ में मजबूत उनकी पकड़ भी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के पद पर काम कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जब वो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 में से 312 सीट और गठबंधन ने 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी। खैर, अगर नेशनल प्रेसिडेंट वो बीजेपी के नहीं बनते हैं, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उनके लिए और भी ऑप्शंस हैं। योगी सरकार में यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उनको मिल सकती है, क्योंकि जितिन प्रसाद जो इस डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे अब वो केंद्र की राजनीति में कदम रख चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो भी उनको वहां पर मिल सकता है। अब केशव प्रसाद मौर्य के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। 90 के दशक में बजरंग दल से वो जुड़े थे, आरएसएस के संपर्क में रहे और फिर वीएचपी से जुड़ गए। 18 सालों तक वीएचपी के प्रचारक वो रहे थे। 2002 में पहला चुनाव बांदा विधानसभा से उन्होंने लड़ा था और बुरी तरह से वहां पर वो हार गए थे। 2007 में अतीक अहमद के खिलाफ इलाहाबाद पश्चिमी से चुनाव उन्होंने लड़ा और वहां पर भी वो हार गए। इसके बाद 2012 में सिराथू विधानसभा से जीत दर्ज करी और विधायक बने। 2014 लोकसभा में फूलपुर से सांसद चुने गए। इसके बाद साल आता है 2016, जहां केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है और 312 सीटों पर जीत मिलती है। योगी सरकार में केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाता है। 2017 में विधानसभा परिषद के सदस्य के रूप में उनको चुना जाता है। 2022 में वो सिराथू सीट से सपा की पल्लवी पटेल से हार जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको डिप्टी सीएम बनाए रखने जाने का फैसला बीजेपी की तरफ से किया जाता है। अब होगा क्या उत्तर प्रदेश में, ये तो देखना होगा आगे आने वाले समय के, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के लिए कई सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। अब आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर वो केंद्र की राजनीति में आ जाते हैं या फिर मान लीजिए नहीं भी आते हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा पद सबसे बेहतर हो सकता है, या आपको लगता है कि उन्हें केंद्र की राजनीति में आना ही चाहिए। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए स्विच।